तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं चाबियां बनाया करता था। वैसे तो मौनपुर के बाजार में मेरी चाबी की दुकान भी थी, पर मैं ज़्यादातर अपने साइकिल से फेरियां लगाता था, जिससे मेरी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। ऐसे एक रोज़ जब मैं चक्कर लगाकर तकरीबन 3 बजे के करीब अपनी दुकान पहुंचा, तो मैंने पाया कि एक आदमी मेरे दुकान के सामने खड़ा है। फिर जब मैंने उससे बात की तो मुझे पता चला कि उसके फ्लैट की चाबी कहीं गुम हो गई है, जिस पर मैंने अपना रेट बताते हुए बोला, हाँ हो जाएगा। जिस पर उस आदमी ने मुझे अपना पता बताया और रात को 9 बजे आने को कहा। 9 बजे की बात सुनकर मैंने कहा, 9 बजे तो काफ़ी लेट हो जाएगा साहब, अभी चलते हैं ना। पर उस आदमी ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी उसे बहुत अर्जेंट काम है और वो रात के 9 बजे तक लौटेगा। ये जानने के बाद मैंने आगे कुछ भी नहीं कहा, सिवाय इसके कि ठीक 9 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। उस आदमी के जाने के बाद मैं दुकान खोलकर बैठ गया और जब रात के 8:30 बजे तो मैंने दुकान बढ़ाने की सोची, पर तभी एक ग्राहक आ गया जिसके घर के दरवाजे का ताला जाम हो गया था। तो मैं उसे ठीक करने उसी वक्त निकल गया और जब मैं उसके जाम पड़े ताले को खोलने में लगा तो मेरी नानी याद आ गई। पता नहीं कैसे मेरे सारे पैतरे उस ताले के आगे फेल हो रहे थे, पर मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। मैं लगा रहा जब तक कि मैंने वो ताला खोल नहीं दिया। ताला तो खुल गया था, पर मेरे पसीने छूट गए थे और ताला खोलते खोलते फिर जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 11 बज चुके थे। मतलब कि मेरा 9 बजे वाला काम छूट गया था। पर मैंने सोचा कि जाते जाते एक चक्कर उधर लगा जाता हूँ, क्या पता वो आदमी मेरा अभी भी वेट कर रहा हो। फिर जब मैं उस बताए के पते पर पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी खामोशी थी। फिर जब मैं उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने पाया कि अंदर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। फिर मैंने नोट किया कि हर घर के दरवाजे पर बड़े अजीब अजीब से ताले लटके हुए हैं। आज से पहले कभी भी मैंने इतने अजीबोगरीब ताले कभी नहीं देखे थे। खैर मैं एक एक करके तीसरे फ्लोर पर पहुंचा, जहां C7 फ्लैट था। मैं अभी फ्लैट नंबर C7 की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे सीढ़ियों पर किसी की चढ़ने की आहट सुनाई पड़ी। फिर जब मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो आदमी आ रहा है जिसने मुझे बुलाया था। फिर जब उस आदमी की नज़र मेरे पर पड़ी तो सॉरी बोलते बोला, मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, मुझे तो लगा कि आप लौट जाओगे। जिस पर मैंने कहा, कोई नहीं साहब, चलिए ताला खोलते हैं। फिर जब मैं उसके फ्लैट का ताला खोलने लगा तो मैं वो ताला देखकर थोड़ा चौंक गया, क्योंकि वो ताला भी बड़ा ही अजीब सा था। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा भी, क्या साहब ये भयानक ताला ही मिला था आपको लगाने के लिए? जिस पर उस आदमी ने कहा, अरे ये ताला पिछले मालिक का लगाया हुआ है। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी और फिर वो फ़ोन पर बातें करने में बिजी हो गया। वहीं मैं उस ताले को खोलने में लग गया था। मैं ताले को खोलने में इतना ज़्यादा खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो आदमी बात करते करते वहाँ से चला गया है। फिर जब मुझे चाबियों की गुच्छों की खनखनाहट की आवाज़ सुनाई दी तो मैं थोड़ा चौंक गया और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि एक औरत जिसके लंबे घने बाल हैं वो सीढ़ियों के सामने चुपचाप बैठी हुई है। साथ ही एक चाबियों का बड़ा गुच्छा उसके गले से लटक रहा है। उस औरत को वहाँ देखकर मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। आखिर वो चाबी वाली औरत थी इतने अजीब, ऊपर से वो आदमी भी वहाँ पर मौजूद नहीं था, जिस वजह से अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उस ताले को खोलूँ। मैंने फटाफट अपना फैलवा सामान बटोरा और जैसे वहाँ से जाने के लिए पीछे पलटा तो मैंने पाया कि अब वो औरत वहाँ पर नहीं है। मैं जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अभी मैं सीढ़ियों के पास पहुँचा ही था कि तभी मुझे वही सीढ़ियों के सामने जहाँ वो चाबी वाली औरत बैठी हुई थी, वहाँ एक अजीब सी चाबी पड़ी हुई दिखी। पता नहीं क्यों मैंने वो चाबी उठाकर अपने बैग में रख ली। अभी मैंने बैग में चाबी रखी ही थी कि तभी वो आदमी सीढ़ियों से आता हुआ नजर आया। फिर जब उसकी नज़र मेरे पर पड़ी तो उसने कहा कि ताला खुल गया क्या? इस पर मैंने कहा, नहीं साहब, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं ताला नहीं खोल पाया, आपका ताला तोड़ना होगा। अरे नहीं, ताला तोड़ सकते तो क्या ही बात थी। उस आदमी ने उदास मन से 200 रुपये पकड़ाते हुए कहा, आप जाओ, मैं कोई दूसरा तरीका देखता हूँ इस ताले को खोलने का। फिर मैं वहाँ से सीधा घर चला आया। फिर मैं खाने पीने के बाद जब मैं सोने के लिए चारपाई पर लेटा तो मुझे एकदम से उस चाबी का ख्याल आ गया जो मैंने वहाँ से उठाई थी। मैं चारपाई से उठा और अपने बैग से वो चाबी बाहर निकाली और उस चाबी को गौर से देखने लगा।
उस चाबी पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। साथ ही उस चाबी पर एक निशान बना हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लगा कि मानो मैंने पहले कहीं भी ये निशान देखा है, पर कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। खैर, अब तक काफ़ी रात भी हो गई थी और आंखें भी काफ़ी भारी होने लगी थी, लिहाजा मैं चारपाई पर लेटते ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो उस चाबी वाली औरत को अपने सामने देखकर सहम सा गया। फिर जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने पाया कि मैं अपने घर में नहीं बल्कि उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ जहाँ मैं ताला खोलने आया था। उस वक्त मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। फिर जब मेरा ध्यान मेरे बंद पड़ी मुट्ठी पर गया तो मुझे कुछ गर्म गर्म महसूस हुआ, और जब मैंने अपनी मुट्ठी खोली तो मैंने पाया कि मेरी मुट्ठी में वही चाबी है जो अभी चमक रही थी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि मेरे पैर अपने आप ही उस बिल्डिंग के अंदर की तरफ बढ़ने लगे, मतलब कि अब मुझे अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं रहा था। फिर जब मैं उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने पाया कि बिल्डिंग के घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, जबकि उन सब घर के दरवाजों पर वही अजीबोगरीब ताले लगे हुए थे। ये सब देखकर जहां मेरा दिमाग फटने को हो रहा था तो वहीं मेरे पैर मुझे लगातार आगे लेकर जा रहे थे। फिर जब मैं तीसरे मंजिल पर पहुंचा तो वहां बहुत खामोशी थी और वो चाबी वाली औरत एक दरवाजे के सामने अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी। फिर जब मैं उस दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस दरवाजे पर लटका ताला भी बिल्कुल उसी तरह चमक रहा था जैसे कि मेरे हाथ में रखी चाबी, मतलब कि ये चाबी इसी ताले की थी। मैं अभी उसी चमकते ताले को देख रहा था कि तभी मुझे पीछे से जोरदार धक्का लगा और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। फिर जब मैं उठा तो ये देखकर हैरान हो गया कि मैं अपने घर की चारपाई के नीचे गिरा पड़ा हूँ, मतलब कि मैं सपना देख रहा था। अपने आप को घर में पाकर जहाँ मुझे थोड़ा सुकून मिला था तो वहीं चारपाई पर रखी वो चाबी ठीक वैसे ही चमक रही थी जैसे कि मैंने अभी अभी सपने में चमकती हुई देखी थी। अब तक मैं ये तो समझ चुका था कि ये मामला ज़रा पेचीदा है और इसमें पढ़ने का मतलब आफत को गले लगाना। लिहाजा मैं समझदारी दिखाते हुए उस चाबी को उसी समय उठाकर बाहर फेंक आया। चाबी को फेंकने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरी एक आंख भी लगातार फड़क रही थी। खैर, किसी तरह रात तो कट गई पर अभी भी बेचैनी और घबराहट बरकरार थी। मेरा मन नहीं कर रहा था घर से बाहर जाने को, पर जब जीवन घर पर आया तो उसे देखकर याद आया कि आज तो जीवन के साथ लड़की देखने जाना है। एक तरह से ये अच्छा ही था कि बाहर जाने से थोड़ा मन हल्का हो जाता। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद नहा धोकर हम 3 लोग निकले सिंगापुर लड़की वालों के घर के लिए। तकरीबन 3 बजे के करीब मैं, जीवन और अशोक लड़की वालों के घर पहुंचे। नाश्ता पानी करने के बाद जब लड़की आई तो मैं उसके गले में वही चाबियों का छल्ला देखकर सहम सा गया। मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ते देख जीवन बोला, भाई ऐसे क्यों देख रहा है, भाभी है यार तेरी। जीवन के इतना कहते ही मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली। उस समय मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। फिर मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हुई उस लड़की को देखने की, और तकरीबन 1 घंटे बाद हम तीनों लड़की वालों के यहाँ से निकले। जहाँ जीवन बहुत खुश लग रहा था तो वहीं मेरे दिल की धड़कनें अभी भी बैठे ही जा रही थी। बस में बैठने के बाद मैं चुपचाप खिड़की पकड़कर बैठ गया। अब तक शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा पसरा जा रहा था। बस हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ी जा रही थी। फिर कुछ देर के बाद जब बस रेलवे फाटक पर पहुंची तो बस रुकी, और बस अभी रुकी ही थी कि तभी मेरी नज़र एक छोटी बच्ची पर पड़ी जिसके गले में वही चाबियों का छल्ला लटका हुआ था। पर वो छोटी बच्ची एकटक मुझे देखे जा रही थी। मैं तुरंत ही उस खिड़की वाली सीट को छोड़कर बस की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। डर के मारे मेरे हाथ पर कपकपाए जा रहे थे। कुछ देर के बाद बस खुली पर मेरा डर कम नहीं हुआ। तकरीबन 9 बजे के आसपास हम बस से उतरे। बस से उतरने के बाद जीवन और अशोक अपने घर की तरफ चल पड़े। मैं अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे वो चाबी वाली औरत चौराहे के ठीक बीचों बीच खड़ी नजर आई। मैं उसे देखते उल्टे पैर भागा और भागता ही रहा। मुझे ये पता नहीं था कि मैं किधर भागे जा रहा हूँ। बस जिधर भी थोड़ी रोशनी दिख जाती उधर ही मुड़ जाता, और जब भागते भागते मेरी सांस चढ़ गई तब जाकर मैं रुका। वहां पर रुकते ही सबसे पहले मैंने पीछे पलटकर देखा, ये देखने के लिए कि कहीं वो औरत मेरे पीछे तो नहीं आ रही। पीछे तो कोई नहीं था, पर जब मैंने अपने सामने देखा तो मैं उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा था जहां से ये मुसीबत मेरे गले पड़ी थी। किसी ने सच ही कहा है, तुम मौत से जितना भी दूर भागने की कोशिश करोगे उतने ही मौत के करीब पहुंच जाओगे, और अभी ठीक ऐसे हुआ मेरे साथ।
मतलब साफ था कि इस मुसीबत से भागा नहीं जा सकता और इस मुसीबत का सामना करके ही कुछ हो सकता था। और जब वो चाबी वाली औरत वहां पर पहुंची तो मैं बिल्कुल नहीं भागा और उस औरत ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और बिल्डिंग के अंदर चली गई। उसके बिल्डिंग में जाते ही मैं भी उसके पीछे पीछे बिल्डिंग में दाखिल हुआ। इस बार जब मैं बिल्डिंग के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि बिल्डिंग के घर के हर दरवाजे पर कोई ना कोई लेटा हुआ है। फिर जब मैंने उन्हें ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि उन सभी के हाथों में चाबियां हैं। फिर जब मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो चाबी वाली औरत किसी आदमी को गर्दन से पकड़े हुए है। उस आदमी को छटपटाता देख मेरी तो सांसें उखड़ने लगी थी। तभी उस औरत ने उस आदमी को नीचे पटक दिया। नीचे गिरते ही वो आदमी एकदम शांत हो गया। फिर जब वो औरत उसी दरवाजे के सामने बैठी और मुझे दरवाज़ा खोलने का आंखों से इशारा किया तो मैं डगमगाते हुए दरवाजे तक पहुंच तो गया। पर जब ये बात मैंने उस चाबी वाली औरत को बताई कि मैंने वो चाबी फेंक दी है तो उसने गुस्से में आकर मेरी भी गर्दन पकड़ ली। उस औरत ने मेरी गर्दन इतनी कसकर पकड़ी थी कि अब मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था और देखते ही देखते मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। और जब पूरी तरह अंधेरा छा गया तो मुझे उस अंधेरे में एक सींग वाला बच्चा दिखा जिसके हाथों में मेरी फेंकी हुई चाबी थी। अभी मैं उस बच्चे के हाथों में वो चमकती हुई चाबी को ही देख रहा था कि तभी उस औरत ने मुझे नीचे पटक दिया और नीचे गिरते मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी कच्ची सड़क पर मिट्टी में सना हुआ पड़ा था। फिर मैं कपड़े झाड़ते हुए वहां से उठा और अभी सूरज आसमान से गायब था, मतलब कि अभी भी रात ही थी। पर रात के कितने बज रहे हैं इसका अंदाजा भी नहीं था। और अब मुझे उस सींग वाले बच्चे से अपनी चाबी लेनी थी जो शायद यहीं कहीं था। फिर जब मैंने उस सींग वाले बच्चे को खोजना शुरू किया तो मैंने पाया कि मैं किसी वीराने में हूँ, क्योंकि दूर दूर तक किसी भी तरह की हलचल नहीं थी। चलते चलते जब मैं थक गया तो थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठा। अभी मैं बैठा ही था कि तभी मेरी नज़र पेड़ के पीछे खेल रहे उसी सींग वाले बच्चे पर गई जिसके पास मेरी चाबी थी। मैं तुरंत ही उठा और उस बच्चे की तरफ दौड़ा। अभी मैं उस बच्चे के पास पहुंचा ही था कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर नीचे बैठा लिया। फिर जब मैंने पीछे देखा तो मैंने पाया कि एक बूढ़ा आदमी है। इससे पहले मैं कुछ कहता कि वो मुझे अपने साथ वहां से जाने को कहने लगा। उस समय उस बूढ़े की शक्ल देखकर यह साफ था कि वो भी बहुत डरा हुआ है, वो भी उस सींग वाले बच्चे के कारण। मतलब कि ये सींग वाला बच्चा बहुत ही खतरनाक है। फिर वो बूढ़ा आदमी मुझे अपने साथ अपने घर ले आया। वो उसी वीरान में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। फिर जब मैंने उसे अपनी सारी बात बताई तो उसने कहा, अच्छा हुआ तुमने वो ताला नहीं खोला, नहीं तो तुम उसी वक्त मारे जाते। पर अभी तुम्हें वो छोड़ेगी नहीं जब तक कि तुम उसका काम नहीं कर दो। दोस्तों, ये सब कहने के बाद उस आदमी ने एक कड़ा मेरे हाथ में पहनाते हुए कहा कि जब तक ये कड़ा तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक वो चाबी वाली चुड़ैल तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी। फिर सुबह होते ही उस बूढ़े आदमी ने मुझे एक हाईवे के करीब छोड़ दिया और मैं अपने घर लौट आया। उसके बाद से वो चाबी वाली औरत फिर कभी नहीं दिखी। पर लगभग 7 साल बीतने के बाद फिर से मुझे डर लगने लगा है, क्योंकि वो मेरे हाथ का कड़ा कहीं खो गया है। तो दोस्तों, फिलहाल में इस कहानी में बस इतना ही। कहानी में आगे जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो मैं जल्दी मिलूंगा इस कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।